नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म करने और टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सेवा को लिया वापस। भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले निर्यात पर नहीं पड़ेगा असर। हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बढ़ रही भीड़ के कारण लिया फैसला। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी ताहिर राणा अमेरिका से हुआ प्रत्यर्पित। विशेष विमान से लाया जा रहा है भारत। राणा पर डेविड हेडली के साथ मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप। ट्रंप के 104% टैरिफ पर चीन का पलटवार। अमेरिका पर भी लगाया 84% का जवाबी शुल्क। ट्रंप की उद्योगपतियों से निवेश की अपील। कहा शून्य टैरिफ का व्यापारी उठाएं फायदा। भारत स्लोवाकिया के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। व्यापार, विज्ञान, डिजिटल, प्रवासन और गतिशीलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर भी हुई चर्चा। जर्मनी में कई सप्ताह की मशक्कत के बाद नई सरकार का रास्ता साफ। रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी सीडीयू के बीच बनी सहमति। फ्रेडरिक मर्ज के चांसलर बनने की प्रबल संभावना। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। आज बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। यह फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा, लेकिन नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान इससे बाहर रहेगा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8 April 2025. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian territory. बांग्लादेश को यह सुविधा 2020 में दी गई थी ताकि क्षेत्रीय संपर्क बेहतर हो, लेकिन समय के साथ भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी। इसका असर भारत के अपने निर्यात पर पड़ रहा था। दरअसल ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे अपने गंतव्य देश नहीं जाता है। ये माल पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर यहाँ जहाज, ट्रक या ट्रेन जैसे दूसरे साधनों से माल आगे भेजा जाता है। इसके अलावा भारत ने तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी बांग्लादेश को दो टूक कहा है कि दोनों देश 54 नदियां साझा करते हैं, जिनमें तीस्ता और गंगा शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन पर बातचीत तभी होगी जब माहौल ठीक हो। To discuss all relevant issues, water issues, we have a mechanism, a bilateral mechanism, which is called Joint Rivers Commission. We are ready to discuss all issues provided that they are mutually agreed upon and provided that the overall environment is conducive for the same. भारत का ये दोहरा संदेश, एक ओर संपर्क सुविधा और दूसरी ओर जल विवाद पर कड़ा रुख, बदलते द्विपक्षीय संबंधों में एक सोच समझकर उठाया गया कदम माना जा रहा है।
ये एक संकेत है, लेकिन देखना है कि बांग्लादेश इससे कोई सबक लेता है या नहीं। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिप्लोमेसी की भाषा होती है और कहीं न कहीं उन्होंने एक संदेश दिया है कि माहौल ठीक नहीं है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस सब के बीच जो ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बांग्लादेश के लिए खत्म कर दी गई है, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, ये निश्चित रूप से एक जो भारत एक तरीके से जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे और बांग्लादेश के साथ एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस भारत के चले आ रहे थे, जिसमें भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, लाइन ऑफ क्रेडिट की बात है, या बांग्लादेश को बहुत सारे मामलों में खासकर जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ में एक नॉन रेसिप्रोकल और उनको एक फैसिलिटेशन किया हुआ था और उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत इजाफा हो रहा था। जो शिपमेंट्स मिडिल ईस्ट जा रहे थे या यूरोपियन कंट्रीज जा रहे थे, उसमें भारत के लैंड पोर्ट्स को बांग्लादेश इस्तेमाल करता था। रेडीमेड गारमेंट्स हुआ या दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस हुए, वो सब में अब निश्चित रूप से जिस तरीके का डेवलपमेंट बांग्लादेश कर रहा है और बांग्लादेश का जो अभी कारवाक जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, जो जिस तरीके की लूज टॉक कर रहे हैं और एक जो अपना तेवर दिखा रहे हैं कि भारत और को बैलेंस करने के लिए, मैं ये कहूँगा आज के दिन अमेरिका को भी वो बैलेंस करने के लिए कभी चाइना की गोद में जाके बैठते हैं, कभी जो आर्थिक सहयोग की बात करते हैं और चाइना को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि बांग्लादेश इंडियन ओशियन में या गल्फ में बे ऑफ बंगाल में डोमिनेट करता है और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वो जमात इस्लाम और पाकिस्तान की गोद में बैठते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है उसकी शांति और सुरक्षा और स्थायित्व के लिए खतरा है, क्योंकि वो कट्टरवादी ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो उसमें पहले भी बांग्लादेश जब खालिदा जिया सरकार थी तो उस वक्त काफ़ी कुछ हद तक जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे, उल्फा के बेसिस बांग्लादेश में थे, तो दोबारा से उन ताकतों को एक मजबूत करने के लिए इस मोहम्मद यूनुस सरकार काम कर रही है और ढाका यूनिवर्सिटी और कई स्थानों पे इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं। और तो ये एक चिंता का विषय था। तो भारत ने निश्चित रूप से जो एक रियायत पूर्ण रवैया बांग्लादेश के साथ अपना रखा था, उसमें अपना एक तरीके से अपना संज्ञान लिया है। और दूसरी बात ये भी थी कि भारत को एक बहुत बड़ी असुविधा हो रही थी कि इतना बड़ा इनका कंसाइनमेंट जाता था कि भारत वहाँ पे कंजेशन हो रहा था, उसके प्राइस हाइक हो रहे थे और काफ़ी कुछ हद तक जो डिले हो रहा था भारतीय कंसाइनमेंट और को डिलीवर करने में। तो भारतीय जो व्यापारी थे इस बात से नाखुश थे। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं जो भारत की बांग्लादेश की जो प्रति जो नीति है उस पे भारत का एक सख्त रुख और एक जो रेसिप्रोकल आप ये कहिए कि एक एटीट्यूड भारत ने अपनाना शुरू कर दिया बांग्लादेश के। संजय जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि कैसे भारत ने एक बड़ा झटका बांग्लादेश को दिया है, सरल भाषा में क्या कुछ होता है ये ट्रांसशिपमेंट जो है? देखिए, दो तीन मुद्दे हैं। जो बांग्लादेश बेसिकली जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे, चित्तौड़गंज पोर्ट है उनका बहुत ही कंजेस्टेड पोर्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पा रहा था उस, और दूसरे जो नए पोर्ट्स वहाँ पे पायरा और मोंगला पोर्ट वहाँ पे इमर्ज हो रहे। तो बांग्लादेश बेसिकली कोलकाता पोर्ट का और जो हमारे दूसरे क्योंकि लैंड रूट से जाके जो लैंड पोर्ट्स हैं, चाहे उसमें गुजरात में हो, मुंबई में हो, इन पोर्ट्स का भी वो इस्तेमाल करते थे लैंड रूट से जाके। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश को इससे व्यापार में बहुत इजाफा होता था। जो उनके प्रोडक्शंस हैं वो मिडिल ईस्ट में जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। ना केवल यही, इसके अलावा जो बांग्लादेश को नेपाल और भूटान में भी व्यापार का बहुत कुछ रियायत और बहुत कुछ सुविधाएं दी गई थी। ये बेसिकली, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया है, नेपाल और भूटान के लिए जो व्यापार है उसको कहीं ना कहीं छूट दी है, उसको अलग रखा है।
देखिए वो बेसिकली जब शेख हसीना जी के टाइम में 2010 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें वो ये कहिए कि एक बायलैटरल फ्रेमवर्क कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक बात कही गई थी कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे रीजनल फ्रेमवर्क में, यानी कि हम बायलैटरल करेंगे लेकिन रीजन्स को फायदा होगा, और जो ट्रेड भूटान और नेपाल के साथ बांग्लादेश करना चाहता है, एनर्जी ट्रेड हो या बाकी गुड्स का, प्रोडक्शंस का, गारमेंट्स का, वो कर सकता है। तो भारत ने ये रखा, क्योंकि भारत निश्चित रूप से नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, उसमें अपने पड़ोसी देशों का खास ख्याल रखता है। नेपाल, भूटान निश्चित रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पड़ोसी देश है, तो हम उनका ध्यान रखते हुए बांग्लादेश के साथ वहां पे हमने एक लीनियंट व्यू रखा है। लेकिन बांग्लादेश ये बात नहीं समझता। मोहम्मद यूनुस ने लूज टॉक किया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, चाइना को बोला कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो बांग्लादेश लॉक्ड हैं। ये बात मोहम्मद यूनुस भूल जाते हैं कि जो बांग्लादेश है वो तीन तरफ से इंडिया लॉक्ड है, और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत कुछ हद तक भारत पे डिपेंडेंट करता है। जो इनफॉर्मल ट्रेड और फॉर्मल ट्रेड अगर दोनों बांग्लादेश भारत के साथ बांग्लादेश करता है, तो उनकी जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है, वो स्टेबल रहती है। जिस दिन ये ट्रेड रुक गया, आप मान के चलिए कि 30% इन्फ्लेशन बांग्लादेश में बढ़ जाएगा, वहाँ हाहाकार हो जाएगा, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। जो श्रीलंका में जो फ्यूल्स और मेडिसिन और फूड्स का जो प्राइस बढ़े थे, जो पाकिस्तान में गेहूं के जो जिस तरीके से प्राइस हुए थे, वही हालात बांग्लादेश में हो जाएंगे। तो बांग्लादेश ये बेसिकली मोहम्मद यूनुस जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बयान देता है, इस तरीके की बातें कर रहा है। और क्योंकि मोहम्मद यूनुस को की जो सरकार है वो असंवैधानिक है, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, उसको राजनीतिक लेजिटिमेसी भी नहीं है, क्योंकि वहां पे वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। जमात और जो स्टूडेंट एक्शन अगेंस्ट एक्शन, वो चुनाव नहीं कराना चाहते। बीएनपी कहती है चुनाव करो। तो बेसिकली जो इंटरनल कंटेस्टेशन हो रहा है, जो अवामी लीग के खिलाफ फोर्सेज उनके बीच में आपस में जो मनमुटाव हो रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए सर एक सवाल और आता है, एक और सख्त मैसेज कहीं ना कहीं आज भारत की तरफ से बांग्लादेश को दिया गया है। कहा गया है कि तीस्ता को लेकर के जो समझौते की बातचीत है वो हम तभी करेंगे जब माहौल ठीक होगा। तो ये भी एक सख्त संदेश इसको कह सकते हैं। देखिए, दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है आज बांग्लादेश के लिए। एक तो जो गैंजेस वाटर ट्रीटी किया हुआ था 1996 में, 2026 में वो 30 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो उसका भी रिन्यूअल की बात आएगी। और भारत तो उसमें बहुत लीनियंट थे। भारत ने उनको 50% शेयरिंग फॉर्मूला रखा, गारंटी पीरियड दिया, और भारत तीस्ता के मामले में भी बांग्लादेश के प्रति बहुत लीनियंट रहे, और हम डील के बहुत नजदीक थे। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक फैक्टर हो गया तो वो नहीं पहुंच पाया। अब लेकिन भारत एक रेशनल डिसीजन लेगा। भारत की जनता और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है और बंगाल की राज्य, उनका के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के साथ कोई भी इस तरीके की, चाहे वो तीस्ता डील हो, चाहे वो गैंजेस वाटर का हो, या बाकी जो दूसरे समझौते हैं, आवर्जन का है या ट्रांजिट का है या ट्रांसशिपमेंट का है, वो भारत अब रेशनली रेसिप्रोकल आधार पे लेंगे। क्योंकि अगर आप आतंकवाद को, फंडामेंटलिज्म को और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को यहाँ लेके आएंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे, तो भारत इसके प्रति एक सख्त रवैया रखेगा। भारत चाहता है वहाँ पे सुरक्षा हो, वहाँ पर आर्थिक विकास हो, राजनीतिक स्थायित्व हो। लेकिन जिस तरीके की मोहम्मद यूनुस और उनके जो सहयोगी हैं, जो खासकर जमात के लोग हैं, जो पाकिस्तान की सह पर पाकिस्तान के नारे लगवा के और पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जन्म शताब्दी वहां मना के जिस तरीके की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से बांग्लादेश की जनता के लिए गुड टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि बांग्लादेश की जनता बेसिकली शांति चाहती है। वहां पे वो कल्चरल बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये जो कुछ तत्व हैं जो इस्लामिक राष्ट्रवाद के आधार पे अपने आप को वहां स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 1971 में भी इन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, वो दोबारा से हावी हो गए। मैं जानता हूं कि बांग्लादेश की जनता इनको जवाब देगी। वहां पे जो सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो इस असंवैधानिक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ काफी गुस्सा है बांग्लादेश के अंदर में, और यही कारण है कि वो मामलों को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो गुस्सा है, और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो चुनाव को इसीलिए वहां पर डिले कर रहे हैं। संजय जी हमारे साथ जी आज वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे
कि जो मैकडोनल्ड है वहाँ पे जो डोमिनोज हैं, KFC है, इस पे अटैक हुआ। वो बहुत सारा वहाँ पे केओस हो रहा है। वो अमेरिका के भी खास नहीं रहे, भारत के भी खास नहीं रहे, और जो बांग्लादेश के जो जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी थी उनके भी खास नहीं रहे। तो ये बेसिकली बांग्लादेश के हित में नहीं सोचते, वो सिर्फ इस्लाम और अपने हित में ठीक है, ज़्यादा ठीक है, सोचते हैं। ठीक है। संजय जी हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर अभी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की बात करते हैं। टैरिफ को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां चीन से आयातित अधिकतर सामानों पर 104% टैरिफ ठोक दिया है, वहीं चीन भी अब अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए इस व्यापार युद्ध को अंत तक लड़ने की बात कही है। इस सब के बीच व्यापार युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रस्साकशी नहीं बल्कि व्यापार को हथियार बनाकर छेड़ा गया युद्ध है। इसकी आग में अमेरिका और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी जलेंगे। इसका अंदाजा सोमवार को दुनिया के शेयर बाजारों में हुए भयावह ब्लड बाथ से लगाया जा सकता है, जब पलक झपकते ही लाखों करोड़ डॉलर सुहा हो गए। फिर एक अटकल से शेयर बाजारों की उखड़ती सांसों को संजीवनी जरूर मिली, लेकिन चीन के अमेरिका पर 34% के शुल्क के पलटवार से सिर्फ बाजार ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप भी लड़खड़ा गए। इस कदम से ट्रंप इतना चिढ़ गए, उन्होंने चीन पर 50% और टैरिफ ठोक दिया। ट्रंप ने चीन पर पहले मार्च में 20% टैरिफ थोपा, फिर 2 अप्रैल को 34% टैरिफ लगाया और चीन के जवाबी कार्रवाई से नाराज ट्रंप ने बुधवार से 50% अतिरिक्त टैरिफ का भार डाल दिया। अमेरिका में आयात होने वाले चीनी सामानों पर अब तक 104% टैरिफ लगाया जा चुका है। शाम होते होते चीन ने अमेरिका पर फिर जवाबी हथौड़ा चलाया। अमेरिकी सामानों पर 50% शुल्क बढ़ाकर ट्रंप को बराबर का जवाब दे दिया। इस तरह अब अमेरिका पर लगने वाला शुल्क 84% हो गया है। नई दर 10 अप्रैल से लागू होगी। चीन अमेरिका के इस कदम को सिर्फ विकास पर ही नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला मानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध अगर इसी तरह से जारी रहा तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ ये व्यापार युद्ध कभी भी असल जंग का रूप ले सकता है। चीन का कड़ा रुख और ट्रंप के अड़ियल रवैये से इस आशंका को बल मिलता है। चीन के खिलाफ चलाए गए टैरिफ हंटर से पूरी दुनिया करा रही है। यूरोपीय और एशियाई बाजारों में खून खराबा भी जारी है। तकरीबन सभी शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए। टैरिफ की सुनामी में अमेरिका का सबसे विश्वस्त भागीदार जापान भी गोता लगाता दिखा।
दोस्त हो या दुश्मन, ट्रंप के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। चीन पड़ोसी देशों के साथ हाथ मिलाने का इशारा कर रहा है, तो वहीं जापान इसे राष्ट्रीय संकट मान रहा है। इससे निपटने के लिए 1000 हेल्प डेस्क स्थापित कर टैरिफ से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका को हर दिन करीब $2 बिलियन का राजस्व जरूर मिल रहा है, लेकिन निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। महंगाई और मंदी की आशंका पर फैलाए खड़ी दिखाई दे रही है। कई उद्योगपति और अर्थशास्त्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं की तो महंगाई और मंदी की मुसीबत से अमेरिका को कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो 50 देश उनकी खुशामद में नहीं लगे होते। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर भारद्वाज, ये टैरिफ को लेकर के जो कुछ चल रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं न कहीं अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, जिन लोगों ने उनको राष्ट्रपति बनाया है, उनको तो वो संतुष्ट करने में सफल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को कहीं न कहीं उन्होंने हिला दिया है और खासकर चीन के साथ तो अब आर पार की जंग जो है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि अगर आप जो राष्ट्रपति ट्रंप की अगर इलेक्शन कैंपेन देखते हैं और उस कैंपेन का ये जो टैरिफ का इशू है या मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैंपेन था, या आप ये कहिए कि अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब दोबारा से बनाने की बात थी, ये उनके इलेक्शन कैंपेन के ही एजेंडा थे। और मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ने इन एजेंडों को ध्यान में रखते हुए, इन मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए ही ट्रंप को सत्ता में लेके आए हैं। लेकिन इस लेवल तक और इस जो क्वांटम है, जो वॉल्यूम है टैरिफ का, वो क्लैरिटी नहीं थी। अमेरिकन्स को भी नहीं थी और दुनिया को भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन्स ने भी उनको वोट किया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने ट्रंप की विक्ट्री के में भी सहयोग दिया। तो ये बात मान के चलिए। लेकिन जो बड़ी बात आ रही है कि मुझे लगता है इसके कई मायने हैं, जो एक भू राजनीतिक मायने भी हैं, आर्थिक मायने भी हैं, और जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो भी एक फैक्टर है। देखो, ट्रंप निश्चित रूप से अमेरिका के भले की बात कर रहे हैं और अमेरिका की जनता के लिए कह रहे हैं कि हम इस टैरिफ को लगाने से लगभग 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर हम इकट्ठा कर पाएंगे। वो अमेरिका की जनता के लिए काम आएगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में काम आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में काम आएगा। जहां तक बात है ग्लोबलाइजेशन की और जहां तक चीन की बात है, तो ये बात साफ है कि जो पिछले 40 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, 1980 के अंत में जब देखेंगे तो जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, जो दुनिया में लगभग 50वें स्थान पे थी, और आज चीन की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो साइज है वो दूसरे स्थान पे आ चुकी है। तो ये बात ट्रंप भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ वो चीन को हुआ, और चीन को अभी जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जो खासकर ताइवान को लेके या साउथ चाइना सी को लेके, और उसमें बहुत कुछ हद तक अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा था, या रशिया को भी समर्थन और सैंक्शंस को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने में जो चीन की भूमिका थी, उसमें अमेरिका बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अमेरिका की बहुत कुछ हद तक चीन पे डिपेंडेंसी है, आर्थिक डिपेंडेंसी है। तो उस आर्थिक डिपेंडेंसी से अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है, और जो ट्रेड जो है वो बेसिकली उनसे टैरिफ लगा के उसको अमेरिका आधारित ट्रेड बनाने की बात है। दूसरी बात जो अमेरिका के संदर्भ में जब हम कहेंगे कि अमेरिका ये भी देख रहा है कि इस पूरे ट्रेड एपिसोड से ये भी बात होगा कि जो चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो एक सप्लाई चेन डेवलप कर दी, तो एक चीन जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने की बात कर रहा है, यानी कि जो अमेरिका सुपर पावर है, जो हेजोमॉन है, उसको उस स्टेटस को चेंज करके बाइपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। उसमें भी अमेरिका बहुत कुछ हद तक लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो अमेरिका कई तरीके की नीतियां अपना रहा था, जिसमें क्वाड
और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हुई, लेकिन जो ट्रेड का मामले में कि एक तरीके से सप्लाई चेन को ही ठप कर दीजिए और जो बाकी देश हैं जो चीन के साथ आर्थिक सहयोग करते हैं, सप्लाई चेन के पार्ट है, क्योंकि बाकी देशों पे भी ये टैरिफ लगाया गया, तो वो उससे ज्यादा जो डैमेज होगा आर्थिक रूप से वो ठीक है। लेकिन जो खबरें चीन से आ रही हैं, अगर आप शेयर बाजारों को देखें तो एशिया में, यूरोप में जिस तरह से शेयर बाजार गिरे हैं, लेकिन चीन में हम देखें तो वहां से जो खबरें आ रही हैं, चीन ने अपना पूरा फंड बाजारों पे लगा दिया है। चीन की जो सरकारी कंपनियां हैं वो आगे आई हैं और वहां पर आप देखें, अगर आप चीन के शेयर बाजारों को देखें तो उतनी गिरावट है नहीं वहां पर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये बात तो पक्का है कि चीन की जो इकोनॉमी है, तो उन्होंने ये पक्का है कि उन्होंने वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन जो वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अपनाते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल्ड इकोनॉमी, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम है उनका या बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, वो उन पे चीन का पूरा अपना अधिकार रहा, कंट्रोल रहा, क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो चीन आसानी से इन चीजों को मैनिपुलेट करके अपने जो अभी इमीडिएट जो क्राइसिस हुआ है उसको निश्चित रूप से वो रोक पाएगा। लेकिन जो चीन के जो अपने एम्बिशंस हैं, जो ग्लोबल पावर बनने का, एक्सपेंशनिस्ट, रिविजनिस्ट बनने का, मुझे लगता है कि वहां पर चीन को एक बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा। दूसरी इस सबके बीच क्या चीन एग्रेसिव भी हो सकता है? क्योंकि दुनिया की कुछ खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ताइवान को लेकर के चीन कुछ ऐसे कदम उठा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए इमीडिएटली अभी अमेरिका इस बात से पक्का है कि अभी अमेरिका इंडिपेंडेंट ट्रेड के मामले में या बिजनेस के मामले में अमेरिका चाइना से बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो चीन ये भी कर सकता है कि अभी अमेरिका जैसे इंडिपेंडेंट होने से पहले ही आप ये अमेरिका को ताइवान में या साउथ चाइना में उलझा दे, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है संजय जी, हमारे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लख लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऊर्जा संयंत्रों को निशाना न बनाने के आश्वासन के बावजूद रूस यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। रूस का आरोप है कि हाल के दिनों में यूक्रेन ने उसके ऊर्जा के 6 बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। रूस ने अमेरिकी मध्यस्थता में बनी सहमति का उल्लंघन बताया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किए जाने की गारंटी समेत अपनी दूसरी शर्तों पर जवाब मांगा है, लेकिन अब न अमेरिका और न ही यूक्रेन ने कोई ठोस और स्पष्ट बात कही है। यही वजह है कि दोनों तरफ से हमले जारी हैं। हालांकि ट्रंप ने रूस से हमले रोकने के लिए कहा है। जर्मनी में कई सप्ताह की बातचीत के बाद रूढ़िवादी और केंद्र वाम दल नई जर्मन सरकार बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। केंद्र दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज की इस समझौते के तहत जर्मनी का अगला चांसलर बनने की पूरी संभावना है।
गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इजरायली सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली विमानों ने गाजा में 45 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। बताया गया है कि इजरायली सैनिकों ने ताल अस सुल्तान इलाके और दक्षिणी गाजा के रफाह में हमास की सुरंगों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। ग्रीस में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सार्वजनिक सेवाएं बाधित हो गई, बंदरगाहों पर नौका सेवाएं बंद रहीं और हवाई सेवाओं को रद्द कर दिया गया। सार्वजनिक परिवहन पर भी बुरा असर पड़ा है। दरअसल यहाँ मजदूर संघ बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए उच्च मजदूरी की मांग कर रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उसे अमेरिकी जेल से बाहर निकाल दिया गया है और वो अब भारतीय अधिकारियों की कस्टडी में है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी में एक नाइट क्लब में मंगलवार को छत गिरने से कम 113 लोगों की मौत हो गई है और आपातकालीन दल मलबे में जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस घटना में लगभग 155 लोग घायल हो गए हैं।